जो केजरीवाल जी हैं वो अपनी कुछ योजनाओं को बताते हैं हमेशा कि हमारे यहाँ ने शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा हो गया। अब शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा हो गया तो उन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे। अब 500 स्कूल नहीं बनाए, 5 भी नहीं बनाए, तो आपदा हुई ना, दिल्ली के लिए आपदा हुई। जितने इनके मोहल्ला क्लिनिक थे तो मोहल्ले के जितने सुअर कुत्ते बिल्ली सब उसके अंदर जाते हैं, सोते हैं, रोते हैं। उसके नाम पर घोटाला किया लाखों रुपए का। और अब हमको लगता है कि एक भी नया हॉस्पिटल बनाया होता उन्होंने इस 10 सालों में तो मैं सोचता कोई हेल्थ मॉडल है। मैं तो ये कहूँगा कटने और खतने से बचना हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, नहीं तो आने वाला समय आपको एक नहीं रख पाएगा। चाहे हिंदू ही क्यों ना हो और भारत माता को नहीं मानता है भारत माता, तो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं और आपका स्वागत है सोगन टीवी के खास सेगमेंट पे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं, लगातार पार्टी के मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी। शुभेंदु जी, सबसे पहले सोगन टीवी नमस्कार। पर आपका स्वागत है। नया साल भी आपको मंगलमय हो चिराग जी, और आपकी पूरी टीम को, भारत के सभी नागरिकों को, विश्व के सभी नागरिकों को, विश्व का भी कल्याण होना चाहिए। सभी को स्वागत। शुभेंदु जी, कुछ ही वक्त में दिल्ली विधानसभा चुनाव हो गए हैं। ऐसे में पूरी तरीके से शंखनाद हो चुका है। पीएम साहब की रैली भी हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनावों की कैसी तैयारियां चल रही है और बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव लड़ेगी? दिल्ली का चुनाव एक तरीके का धर्म युद्ध है। एक तरफ काले करतूते वाले जितने लोग हैं, कौरव हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धर्म के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई की हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। बूथ से लेके बूथ तक, घर घर तक हम जा चुके हैं और अब ये केवल और केवल फॉर्मेलिटीज़ हैं चुनाव की। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को हटाने का पूरा पूरा मन बना लिया है और जिस तरीके से 10 साल में केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने दिल्ली को कहीं ना कहीं निराश किया है, मेरे को लगता है वापस बहुत जल्दी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली वालों के जो सपने हैं वो हम साकार करेंगे, ऐसा लगता है। शुभेंदु जी, लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की लिस्ट कब आएगी, और आज कितनी शुभ खड़ी है कि अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की और आज आपको हमारे साथ पॉडकास्ट में मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दिया। 29 उम्मीदवारों का नाम शामिल है इस लिस्ट पर। क्या कहना है? हमने देखा है कई बड़े नाम जो है लिस्ट में दिए गए हैं, बड़े चेहरों पर आपने दांव खेला है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई लिस्ट कोई पहले निकालेगा, कोई बाद में निकालेगा। जो ज़्यादा घबराए हुए हैं उन्होंने पहले लिस्ट निकाल दी है। हमें कोई घबराहट नहीं है और अभी तक तो आचार संहिता नहीं लगी है, कब चुनाव होगा ये भी नहीं मालूम है। तो हमने अपनी टाइम पे लगाया है और जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो अच्छे हैं, सभी चेहरों पर कमल का निशान है। तो कोई भी व्यक्ति, हमारा कोई भी कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता चुनाव कमल के नाम पर लड़ता है और वोट भी कमल के नाम पर होते हैं। मोदी जी की जो योजनाएं हैं भारत को आगे ले जाने की, भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने की, उसके लिए वोट होता है। और नाम बड़े और छोटे नहीं होते, कार्यकर्ता होता है, उसको बड़ा और छोटा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, चूँकि लड़ाई है तो दम से लड़ाई लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे, ये मेरा वादा है आपको। शुभेंदु जी, कल प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली हुई। उस रैली में आम आदमी पार्टी को आपदा बता डाला और जवाब में केजरीवाल ने बीजेपी को कहा कि बीजेपी की नीतियां आपदादायक है, हम तो जनता की परेशानी को समझते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और चुनावी मैदान में जाते हैं। क्या कहना है? देखो, मैं समझाता हूँ उन्होंने आपदा क्यों कहा जी। जो केजरीवाल जी हैं वो अपनी कुछ योजनाओं को बताते हैं हमेशा कि हमारे यहाँ ने शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा हो गया। अब शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा हो गया तो उन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे। अब 500 स्कूल नहीं बनाए, 5 भी नहीं बनाए,
तो आपदा हुई ना, दिल्ली के लिए आपदा हुई। अब जो स्कूल हैं उसमें लगभग 82% स्कूलों में साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती है, कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती है। तो आप सोचो कि 82% के जो स्कूल हैं वहाँ पे बच्चा यदि साइंस पढ़ना चाहे या कॉमर्स पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। नरेला का बच्चा रोहिणी आता है लगभग 1.5 घंटे के सफ़र को पूरा करके, तब वो जाके उसको साइंस पढ़ने को मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। वहीं स्कूलों में लगभग 78% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 68% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 19,000 टीचरों की कमी है। टोटल टीचर कितने हैं? 65,000। यदि ये शिक्षा मॉडल है और 9th क्लास में 1 लाख बच्चे फेल हो जाएं तो भाई शिक्षा मॉडल है। अभी हेल्थ मॉडल पे बताते हैं, एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। जितने इनके मोहल्ला क्लिनिक थे तो मोहल्ले के जितने सुअर कुत्ते बिल्ली सब उसके अंदर जाते हैं, सोते हैं, रोते हैं। उसके नाम पर घोटाला किया लाखों रुपए का। और अब हमको लगता है कि एक भी नया हॉस्पिटल बनाया होता उन्होंने इस 10 सालों में तो मैं सोचता कोई हेल्थ मॉडल है। अभी एक मैं अखबार में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, LNJP में एक महिला गई, महिला के पेट में गर्भ था, बच्चा था, उसके लिए कोई उसको टेस्ट कराना था MRI का या स्कैन CT स्कैन का, तो उसको जो डेट मिली है वो 2028 की मिली। मीन्स वो क्या 2028 की डेट मिली, हाँ, कि वो गर्भ का जांच कराना चाहती है तो 3 साल वेट करना पड़ेगा। ये कैसी हेल्थ मॉडल है? और यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बेहाल हो गई है। खुद उन्होंने दिवाली से पहले कहा कि सब रोड टूट गई हैं दिल्ली की, दिवाली तक ठीक कर देंगे। ये नहीं बताया कौन सा साल, जब दिवाली तक सब ठीक करना था उनको। तो कहाँ जाएगी दिल्ली? दिल्ली के लिए ये आपदा है। ऐसे ही पोल्यूशन, ऐसे ही यमुना में कहा था कि हम 19-20 में कि हम नहीं साफ कर पाए, अब हम 24 तक उसमें डुबकी लगा देंगे। कहाँ डुबकी लगा सकते हैं? यही पोल्यूशन की हालत है। तो ये व्यक्ति, जो व्यक्ति हमेशा ये कहता रहा, जब ये व्यक्ति आए हमको लगा एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत होगी। भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, भ्रष्टाचार कर लिया। जो कहा था वो नहीं, वही किया। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, तो खुद भ्रष्टाचारी बन गए। एक के साथ एक बोतल पिलाई, हजारों करोड़ का घाटा किया। फिर उन्होंने कहा कि हम घर नहीं लेंगे, तो 52 करोड़ रुपए अपने घर के रेनोवेशन में लगाए। बोले 2 कमरे का घर लेंगे तो 10,000 स्क्वायर फीट का पहले बंगला लिया, उसको बढ़ा के 50,000 स्क्वायर फीट का बंगला कर लिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपदा नहीं हुई। और फिर बोले सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो 106 लोग सिक्योरिटी में, पंजाब सिक्योरिटी भी उनके पास है। बोले गाड़ी में नहीं लेंगे तो 25 गाड़ियों का कारवां चलता है। ऐसा व्यक्ति जो दिखाने के लिए दूसरों के पास जब आता है तो घिसी हुई चप्पल, नीली ढीली पैंट, ढीली शर्ट, क्या उसके साइज का कोई शर्ट नहीं बनती सरकार, मतलब कोई कंपनी नहीं बनाती है, अपना ढीली पहन के क्यों आते हैं? और ऊपर रेनॉल्ड का पेन, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना निरीह हूँ, मैं कितना आम हूँ। पर वही व्यक्ति जब अपने घर जाता है तो एक टॉयलेट सीट की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसमें भी गोल्ड प्लेटेड हैं। पर्दे 7-7, 8-8 लाख का एक पर्दा, करोड़ों के पर्दे, किसका पैसा है? यही वो व्यक्ति है जो शीला दीक्षित जी के घर पे यदि 4 या 5 AC लगे थे तो बोलता था कि ये व्यक्ति, ये शीला जी का जो AC लगे हुए हैं इसका पैसा दिल्ली की जनता दे रही है, शीला जी क्यों चला रही हैं? आज वो अपने घर में 105 AC। तो बात तो आएगी, आपदा तो है। केजरीवाल जी के ऊपर आपदा आ गई जब वो जेल गए, चीफ मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी, कोर्ट का ऑर्डर था और अतिशी जी को बनाया गया, तो आपदा तो आई। इसमें मुस्कुराते हुए आप कह रहे हैं कि वो जेल चले गए। हाँ। अब आप ईडी और सीबीआई छोड़ेंगे तो वो तो जेल ही जाएंगे ना। तमाम बड़े नेता ये आरोप लगाते हैं कि आप ईडी सीबीआई को आज गलत यूज कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप बड़े नेताओं को जेल भेज रहे हैं। जब वो सरकार में नहीं थे, ऐसे दिल्ली में आएंगे क्या? जब वो सरकार में नहीं थे तो वो यही कहते थे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और कांग्रेस की सरकार को, सीबीआई कहाँ है, ईडी कहाँ है, क्यों नहीं पकड़ती है? और जो व्यक्ति यदि सही है तो वो जाएगा कोर्ट में होके आएगा। तो आज अपने लिए क्या हो गया? और किसी भी एक जगह पे यदि कुछ नहीं होता
तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बिल्कुल सही पकड़ा गया इनको, और बिल्कुल सही पकड़ा गया, और साथ में उनको जब बेल दिया गया कि इस पूरी एक्टिविटी में, इस पूरे उसमें जब तक ये केस चलेगा तब तक उनको जेल से मुक्ति मिले, पर उस साथ में शर्तें लगा दी कि आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते। वरना केजरीवाल जी कभी छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते। 6 महीने जेल में रहे, छोड़ा क्या उन्होंने? नहीं छोड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल देने पर ये कहा कि आप कोर्ट नहीं, आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, तब इनको छोड़ना पड़ा। ये भी आपदा है उनके ऊपर, एक साथ और भी आपदाएं हैं उनके ऊपर। आप जब वो हारने लगे ना, अब उनको आभास हो गया कि हम हार जाएंगे दिल्ली में, तब वो योजनाएं ला रहे हैं। 10 सालों में कोई योजना नहीं लाए। ग्रंथियों के लिए, मंदिर के पुजारियों के लिए लगातार संघर्ष होता रहा। योजना लेके आए ना अब, तो जब अंतकाल आता है तो राम नाम याद आता है, पुजारी भी याद आ गए। पंजाब में महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया, 3 साल हो गए। दिल्ली में भी लोकसभा के चुनाव में कहा था कि सितंबर तक पैसा आ जाएगा, 1000 रुपये हर महिला के अकाउंट। आपने पंजाब की बात छेड़ी शुभेंदु जी। आज हमने देखा 5 फिरोजशाह रोड पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब की कुछ महिलाएं आई और उन्होंने आरोप लगाया कि 1000 रुपये हमें नहीं दिए तो 2100 रुपये दिल्ली में महिलाओं को क्या देंगे। हाँ, वही कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये सभी महिलाएं कोई नॉर्मल नहीं थी, बीजेपी ने भेजा है हमें। क्या महिलाएं महिलाएं होती हैं। आपने किसी एक व्यक्ति को भी पंजाब में पैसा दिया है तो मेरे को अकाउंट दिखाओ। झूठ बोल रही है क्या महिलाएं? मैं तो कह रहा हूं, एक व्यक्ति को भी यदि पंजाब सरकार ने किसी महिला को 1000 रुपये, 1100 रुपये कुछ भी दिए हैं तो बता दें। नहीं दिया। जब वो नहीं दिया तो आप मान लो, महिलाएं कहीं की भी हों, भाजपा की भी तो हो सकती है महिलाएं पंजाब की हो सकती हैं, वो भारतीय हैं। आपने वादा किया कि हम पैसा देंगे, नहीं दिया तो मांग रही है। तो आप ये मानते हैं कि वो भाजपा द्वारा किसी व्यक्ति में? ऐसे कैसे क्यों आएगा? पंजाब से कोई लोग आएंगे यहाँ पे? हम तो अपना संघर्ष कर ही रहे हैं कि ये व्यक्ति झूठा है। और झूठे में भी हमने कहा कि जब उन्होंने सितंबर में पैसा नहीं दिया तो ये बताया नहीं कि कब पैसा देंगे। मौलवियों को पैसा नहीं दिया 17-18 महीने से। एक विशेष धर्म को तुष्टीकरण करके जीतने के लिए उन्होंने चालू किया। जब जीत गए और लोकल एमसीडी में उनकी सरकार आ गई तो उसके बाद उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। ये जो पैसा देना बंद कर दिया है ये सब तुष्टीकरण के लिए है। तब ग्रंथी याद नहीं आए, मंदिर याद वाले पुजारी याद नहीं आए, और अब कह रहे हो आप कि हम आएंगे तो पैसा देंगे। ये हार की, हताशा की है। किसी तरीके से भी आ जाए, शिक्षा मॉडल पे बात नहीं कर सकते, हेल्थ मॉडल पे बात नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं कर सकते। एक यूनिवर्सिटी नहीं खोली, एक रोड नहीं बनाई, एक यूनिवर्सिटी खोली, सॉरी, उस यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसका एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में चलती है। हाँ, उसमें, हाँ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर है और एक प्यून है। ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कमरे में चल रही हो, 10 बाई 10 के कमरे में, 20 बाई 20 के कमरे में, 2.5 लाख रुपए सैलरी जाती हो मैडम की, और इस यूनिवर्सिटी के नाम पे एक ज़मीन ना हो, तो ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो केजरीवाल जी ही खोल सकते हैं। ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपदा है दिल्ली के लिए। इसीलिए मोदी जी ने कहा केजरीवाल और उनकी सरकार आपदा है दिल्ली में। चलिए, आपने अपनी बेबाकी से बात रखी, लेकिन आपको नहीं लगता पूरी बारात सज चुकी है? बारात में सारे बाराती आ गए हैं लेकिन दूल्हा गायब है। केजरीवाल ये लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी में पूरी बारात आ रही है लेकिन दूल्हा नहीं है, तो दूल्हा कौन होगा? बीजेपी का सीएम अच्छा, पहले बताइए कि आम आदमी पार्टी में कौन दूल्हा है? केजरीवाल। कोर्ट ने कह दिया कि जब तक ये केस खत्म नहीं होगा तब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। और कोर्ट का केस अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल चलेगा, तो क्या दूल्हा चलेगा ऐसा? तो ये सब मजाक है। हमने देखो मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा बिना फेस के, हमने छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा, राजस्थान का चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा, हमने कहीं पे भी फेस नहीं दिया। हरियाणा के चुनाव में एक फेस दिया हमने। हमारा चुनाव का जो फेस है वो कमल का निशान है। जब हम जीतेंगे, हम उसमें टीम में से जो लोग तय करेंगे उसको हम लोग चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। मुझे ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश नेतृत्व जो है वो ऐसा चेहरा नहीं तैयार कर पा रहा कि वो सीएम फेस बन सके, या केजरीवाल का कोई डर है? उत्तर प्रदेश का चुनाव जब हुआ, केजरीवाल का तो डर नहीं है। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो योगी जी का नाम सुना था क्या उसके पहले कि चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? आज आप लोग कह रहे हो कि यार मोदी जी के बाद, इनके बाद योगी जी का भी नाम आ सकता है। तो जब तक आप हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर फेस है, हर कार्यकर्ता, कोई भी योगी और कोई भी
जोगी कोई भी अमित शाह जी बन के भारतीय जनता पार्टी को चला सकते हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत है, ऐसी हमारी संस्कृति है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से योगी जी को नहीं जानते थे लोग, जब उन्होंने काम करना चालू किया तो लोग जाने। हमारे यहाँ पे भी पार्टी में कोई भी एक व्यक्ति को तय कर दिया जाएगा कि ये चीफ मिनिस्टर है और अगले दिन से काम करेगा। आप बताइए, आपका मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर का नाम सुना था आपने? नहीं सुना था। आप राजस्थान में कोई नाम नहीं सुना था, छत्तीसगढ़ में कोई नाम नहीं सुना था। जीतने के बाद फेस आया, उन्होंने अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजीज हैं। आपने जितने भी राज्यों के नाम लिए, इसमें 2 नारे सुपर हिट हुए, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। विपक्ष इस पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहिए? क्या दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी? मैं तो ये कहूँगा, कटने और खतने से बचना हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, नहीं तो आने वाला समय आपको एक नहीं रख पाएगा। हिंदुओं के अंदर हिंदुओं की बंटवारा करके कि ये ओबीसी हैं, ये सिंधी हैं, ये बौद्ध धर्म के हैं, ये सिख हैं, ये जैन हैं, सब तो हिंदू हैं। पहले बात तो सब हिंदू ही संप्रदाय हैं। उसके अंदर बंटवारा करके, फिर उसके बाद जातियों में बंटवारा करके यदि किसी को देश को बर्बाद करना है तो ये विपक्ष है। किसी भी तरीके से सरकार बनानी है, देश चाहे कितना भी भाड़ में जाए, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से रोहिंगा, जिस तरीके से IS और मुस्लिम जो बाहर से आके, भारत के मुस्लिम्स अच्छे हैं, उन्होंने इस देश को बनाने में काम किया। हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं, पर जो रोहिंगा, जो बांग्लादेशी लोग इस तरीके से आ रहे हैं, तो कटने और खतने से बचना हो तो। विपक्षी तो कह रहे हैं ना कि फर्जी वोटर्स आप लोग बनवा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या उसको जो है BSF आने दे रही है, ममता बनर्जी ने मजा नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये बात, तो मेरे गले से नहीं अटक रही है। मुस्लिम समाज के लोग भाजपा को क्यों वोट देंगे और उनको फिर हम वोट क्यों बनवाएंगे? हमको क्यों, कब दिया उन्होंने? आज तक कभी हमारे को याद नहीं है कि मुस्लिम समाज ने हमको वोट दिया है। और बांग्लादेशी और जो लोग भारत के विरोधी लोग हैं, जिनका हम ढूंढ ढूंढ के उनको डिपोर्ट करना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं, वो हमको क्यों वोट देंगे? जिनको जिनको फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है? विदेशी, देखिए एक फिर कहता हूँ मैं, इसमें बहुत थोड़ा सा समय है। हिंदू को आप धर्म से मत जोड़ो। हिंदू एक जीने का कला है। ऐसा कोई एक मुसलमान हिंदुस्तान का ले आओ जो 200, 300, 400 साल पहले हिंदू नहीं था, मेरे को बताओ। सब हिंदू हैं, सब मुस्लिम, जितने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल मुस्लिम हैं। भाई, जब भारत में अटैक हुआ तो कुछ मुस्लिम लोग आके यहाँ पे उन्होंने उनका को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया या जो भी किया। ये सब वो लोग हैं, यदि उनके हम उनके पीछे पिताओं को, परदादाओं को, दादाओं को पूछेंगे तो वो सब हिंदू निकलेंगे। सब हिंदू हैं। और इसीलिए बहुत बार हम लोगों ने बहुत सारे त्यौहार साथ साथ मनाए हैं, मनाते भी हैं। पर ये जो सौहार्द है, इसको ख़राब करने के लिए जो विदेशी लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और वो जो लोग आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, उससे भारत को दिक्कत है। इस भारत को कोई भी धर्म का रहने वाला हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति हो, इस देश को यदि अपनी भारत माता कहता है तो उसको रहने का अधिकार है। वो चाहे हिंदू ही क्यों ना हो और भारत माता को नहीं मानता है भारत माता, तो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश को धर्म और जातियों में मत बांटो। इस देश को यदि चलाना है तो इसको भारत माता से, भारतीयता से जोड़ो, वहीं से देश चलेगा। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं शुभेंदु जी, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जो है अभी से हार का सामना करने को मजबूर हो गई है। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों की वो फंडिंग कर रही है, यानी कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। शुभेंदु जी, एक हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब जो चोर होते हैं वो आपस में मौसेरे भाई होते हैं। 5 महीने पहले साथ में चुनाव लड़ा, 7 में से 4 सीटें कांग्रेस ने लड़ी, 3 इन्होंने लड़ी। गले में हाथ डाल के आप घूम रहे थे, आप बता रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक कैसे है। वो 4 महीने में क्या हो गया? और कांग्रेस ने तो हर जगह हमारा विरोध किया है। महाराष्ट्र में हमारी विपक्ष की पार्टी है, हमारी हरियाणा में विपक्ष की पार्टी है, हिमाचल में हम विपक्ष की पार्टी हैं, कर्नाटका में हम विपक्ष की पार्टी हैं। हमारा तो आमना सामना है।
विपक्ष का। ये तो आप हो कोई कहीं जहाँ फ़ायदा मिलता है वहाँ गले मिल लेते हो, जहाँ पे नुकसान होता है वहाँ हट जाते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि 5 महीने पहले मौसेरे भाई थे, अब सौतेले हो गए, इतना ही फ़र्क है। इसके बाद मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ, बीजेपी इस बार कितनी सीट्स लाएगी, क्या लगता है इस बार क्या कमल खिले? बीजेपी लगभग 52 से 56 सीटों के बीच में लाएगी, मेरा कैलकुलेशन है। 70 में से 70। तो ऐसी कौन सी सीट है जहाँ पर बीजेपी हार जाएगी आपके अनुसार? देखिए बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बल्ली मरान, ओखला, तो वहाँ पे तो हम क्या जीतेंगे, हम पहले ही बता देते हैं। अब क्या कांग्रेस बदलेगी हालात? कांग्रेस के तो हालात बदलने चाहिए हैं। कांग्रेस ने दोनों चुनाव में, जो इसके पहले 2 चुनाव हुए, 19 वाला भी और उसके पहले वाला, उसमें उन्होंने ये अपने हाथ गिरा दिए और कह दिया कि यार चलो उनको जीतने दो, भाजपा ना जीते। पर इस बार उसको कांग्रेस को समझ में आया कि हम ख़त्म हो गए इस चक्कर में। यदि वो खुद ख़त्म हो, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मेरे को लगता है हर पार्टी को, हमारी पास 2 सीटें 84 में, हम 2 से तो सरकार बनाई ना आगे। हम संघर्ष करते रहे, हमने विचारधाराओं में कभी भी जोड़ तोड़ नहीं किया। विचारधारा अलग हुई तो अलग हैं। आपको नहीं लगता शुभेंदु जी कहीं बीजेपी और आपकी लड़ाई में कांग्रेस बाजी मार जाएगी? कांग्रेस ने भी बड़े बड़े धुरंधर उतारे हैं, संदीप दीक्षित, समय लगेगा उनको अभी अपना वो ज़मीन पे अस्तित्व बनाने पर मेरे को लगता है जिस तरीके से उन्होंने बड़े लोगों के नाम उतारे हैं, संदीप दीक्षित जी का और अलका लांबा जी का, और वो जंगपुरा से मनीष जी के अगेंस्ट में फराज सूरी, उनके पिताजी ने भी काफ़ी काम किया। तो हमको लगता है कि उन्होंने अच्छी तरीके से चुनाव लड़ने का सोचा है। और हालत तो इनकी ये हो गई है कि केजरीवाल जी भी सोच रहे हैं कि कहीं और से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला, मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ गए हैं, सत्येंद्र जैन जी अपने घर पे खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, सत्येंद्र जैन अपने घर से निकल नहीं रहे हैं। और तो और अतिशी जी अलका लांबा के बाद परेशान होकर घूम रही थी, और अभी जब विदुरी जी का नाम आ गया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई घूम रही हैं। तो ये सब क्या समझ लगता है? हम लोग तो राजनीति के लोग हैं, हम लोगों ने ज़िंदगी भर यही देखा है। इसका मतलब है कि आप घबरा चुके हो। ये तो अभी मेरी पहली लिस्ट आई है, आने दीजिए ना, कल की रैली और होने दीजिए। मोदी जी जब इनके सब पुल खोलेंगे तो पूरी दिल्ली को पता लगेगा कि ये 2100 रुपये क्या होते हैं, मंदिरों के पुजारियों को क्या सी स्कीम दे रहे हैं। हाँ, हम लोग भी अपना मैनिफेस्टो लाएंगे। हम लोग भी भारत में जो बाकी राज्यों में जो हम लोगों ने लाडली योजना है दिया है, अभी हमने महाराष्ट्र में 2500 रुपये दिए, हमने दे के दिया है। हमारी सरकार थी तो हम दे सकते थे, हमने दिया। चूँकि हमारी यहाँ सरकार नहीं है तो हम मैनिफेस्टो में ही लाएंगे कि हमारी सरकार ये आएगी। यदि इनको देना है तो अभी दे दें। मैं तो आज कह रहा हूँ ना, अभी कौन सी वो लगी हुई है आचार संहिता, आज ही बुलाएं कैबिनेट मीटिंग और सभी महिलाओं को 2100 रुपये दे दें, ट्रांसफ़र कर दें। जितने नाम आ जाएंगे शाम तक ऑनलाइन मंगा लें, फ़ोन नंबर मंगा लें, जो करना तरीका वो मंगा लें। और वहीं पुजारियों को भी 2-4 महीने का एडवांस दे दें। मैं उनको कहूँगा, जो अंतकाल में भगवान राम का नाम लिया है आपने, तो आपको सद्बुद्धि मिले, और भगवान आगे जब आप विपक्ष में बैठो तो आपको एक सद्बुद्धि के साथ एक अच्छे विपक्ष की भूमिका को निभाने का मौका मिले। शुभेंदु जी, आप कह रहे हैं कैबिनेट बुला ले, अभी दे दे। हाँ? वो कैबिनेट बुलाए ना बुलाए, पीसी डेली बुला रहे हैं, और पीसी बुला करके केजरीवाल जो है बड़ी बड़ी स्कीम्स देने के लिए वादा कर चुके हैं। जैसे 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, 18,000 रुपये पुजारी ग्रंथियों को देंगे, बुजुर्गों को इलाज फ्री करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल ने बड़ी पीसी की और उसमें ये कहा है कि जो ज्यादा बिल आए हैं, पानी हो या बिजली हो, वो भी माफ कर। बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी सेंट्रल में है, लगातार हम देख रहे हैं, एमसीडी में भी, अब एमसीडी चली गई, तो ऐसे में क्या करेगी बीजेपी? कैसे जनता को लुभाएगी? देखो, बिल पेमेंट मत करो, हम आएंगे माफ कर देंगे, ये कब कहेगा आदमी? जब घबराया हुआ होगा कि यार अब तो जा रहे हैं, अब तो सब चीजें लगा लो, तभी तो कहेगा। जिसके पानी के बिल आया कोई मत पेमेंट करना, हम आएंगे तो करें। अरे भैया अभी कर दो, तुम्हारी सरकार है, किसको बेवकूफ बना रहे हो? बिल क्यों महंगे आए? आप ही की सरकार ने किया। यदि आप कर सकते हो तो अभी करो, बाद में क्या करोगे? मैं तो यही कह रहा हूं, बिल आप ही की सरकार ने दिया। आप ही की सरकार एक नोटिस देती है आके पब्लिक के बीच में कि ये जो योजनाएं हैं वो फर्जी हैं, तब क्या होगा? आपकी सरकार, आपने कहा संजीवनी योजना, उसने कहा फर्जी योजना है ही नहीं, कोई पास ही नहीं है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, मैनिफेस्टो में डालते, कहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टो में हम बनाएंगे, तो समझ में आता है। और रजिस्ट्रेशन किस बात का? आप कह रहे हो 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन कर दो, वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा।
एक पर्चा बनाया हुआ है, नाम लिखते हो, पता लिखते हो, फ़ोन नंबर ले लेते हो, जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन फ़ोन कर लोगे, भैया कर दो। आपको यदि पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप उसका बैंक अकाउंट तो लोगे, या ये सब स्कीमें ऑनलाइन पे जमा होती हैं। आप देते एक लिंक की, इसमें आप जमा करिए, नहीं किया आपने, आप झूठ बोल रहे लोगों को 20 लाख महिलाओं ने इस पर रजिस्टर्ड कर दिया। अरे हाँ साहब, हम ही बैठे हैं बेवकूफ़ बनने के लिए। 20 लाख कितना बड़ा अकाउंट होता है जी। तो ये सब चीज़ें उनकी झांसा देने की ये योजनाएं नहीं है, छलावा है। ये एक नई राजनीति है, छलावा की राजनीति। ये अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पूरा सूट करता है। जिन्होंने कहा कि, मैं तो लास्ट में यही कहूँगा, जिन्होंने कहा कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, जी बिल्कुल, क्या लाए? कि आंदोलन से लगातार ये बात और हमको याद है कि कांग्रेस एक लोकपाल लेके आए, बोले ये कोई कानून है, फाड़ के फेंक दिया उन्होंने। आज 11 साल हो गए, ना अन्ना जी की याद आई, ना लोकपाल की याद आई। किसने रोका था उनको लोकपाल बनाने के लिए? और उन्हीं के लिए, उन्हीं के यहाँ पर एक इंटरनल लोकपाल बनाया था, उसको भी पार्टी से निकाल दिया उन्होंने। कुमार विश्वास, शांति भूषण, बाकी सब लोगों को, योगेंद्र यादव, सबको तो छोड़ दो, किरण बेदी, अपना जो लोकपाल था, जो उनका खुद इंटरनल लोकपाल था, जो दिखाने के लिए बनाया था, उसको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। ऐसी पार्टी, ऐसे व्यक्ति जो उनके खुद विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको पार्टी से कोई टिकट नहीं दिया, साइड कर दिया। तो भैया ये पार्टी तो केजरीवाल जी ने अपने घर की बपौती चलाई है। जैसे गांधी परिवार है वैसे केजरीवाल परिवार है। जब तक केजरीवाल जी की चलेगी वैसे ही चलेगा, लोगों को बहुरूपिया बन के ठगता रहेगा। मेरा विचार है और समय आ चुका है जो इस आपदा को खत्म करने का। वो तो बताइए, बीजेपी इस बार मैनिफेस्टो में क्या शामिल करेगी? मुझे पता है तो ऑफिशियली आप नहीं बता सकते, लेकिन फिर बहुत सारी योजनाएं। देखो, पहला तो हम ये मोटा ये बात करेंगे, जो जन कल्याण योजनाएं हैं उसको भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं करेगी, बल्कि उन योजनाओं में कुछ और ऐड करेगी। जैसे सपोज करिए कि बस सेवा महिलाओं के लिए है, तो हम चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए भी हो, क्यों नहीं हो? मैं पुरुषों ने क्या गड़बड़ कर रखी है? अब महिलाओं को पैसा नहीं मिलता, जो सीनियर सिटीजन है वो तो कहीं जॉब नहीं कर रहा, उसको भी क्यों नहीं मिलना चाहिए? और स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिलना चाहिए बस में फ्री? इस तरीके की योजनाओं में, उनकी योजनाओं में हम और एडिशन करेंगे। और उनकी तरह काम नहीं करेंगे, जैसे कि डीटीसी एक भी बस नहीं खरीदी उन्होंने। ये जितनी बसें भी जो एसी की चल रही हैं वो दान में मिली है, केंद्र सरकार ने दान में दी हैं। 2600 बसें, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है उनका। और उसका जो मेंटेनेंस करना है उनको, वो भी वहाँ से उससे किराया वसूल करके करना है। तो दिल्ली की सरकार दिवालिया हो चुकी है। मैं आप सब लोगों को बहुत दोबारा कहना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार दिवालिया हो चुकी है। और ऐसे में जो वो योजना कर रहे हैं वो उनके मानसिक दिवालियापन की बात है। ये लोगों को, टीचरों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, गेस्ट टीचरों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, सब मिसमैनेजमेंट है। मेट्रो को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहे हैं। पोल्यूशन के लिए एक ही इन्होंने टावर बनाया, उसके बाद टावर नहीं बना पाए। तो ये सब पूरा मैस करने का काम इन्होंने किया है, सिस्टम को मैस करने का काम किया है। बहुत जल्द आपको दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी, डबल इंजन की सरकार मिलेगी। और चूँकि ये यूटी है, यहाँ पर केंद्र सरकार के बिना काम नहीं चल सकता है, ये बात भी पक्की है। उनकी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे लागू होती हैं। तो हमको लगता है दिल्ली वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरा पहले क्वेश्चन मेरे पास है सुरेंद्र जी। एक क्वेश्चन है, दिल्ली में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन? मैंने कहा कि कमल का निशान सीएम चेहरा है और चुनाव के बाद तय करेंगे। हमें योगी जैसा सीएम चाहिए, क्या कोई है ऐसा चेहरा? हर व्यक्ति, हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता योगी जी की तरह है, और इसी तरीके से बाकी राज्यों में भी है, यहाँ पे भी रहेगा। एक आपके साथ छोटा सा रैपिड फायर हम करेंगे। राहुल गांधी अनपढ़, अरविंद केजरीवाल, बहुरूपिया, नरेंद्र मोदी, एक ऋषि, योगेंद्र चंडोलिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मनोज तिवारी, जन नेता, संजय सिंह, ढोंगी, और वोटर कहते हैं टिकट बेचने वाला ब्लैकिया, अलका लांबा। ये तो विश कन्या है। चलिए, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ थे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी, जिन्होंने साफ तौर पर बेबाकी से हमारे हर क्वेश्चन का लाजवाब आंसर दिया। और उन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन होगा। दिल्ली में जो लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार हम बदलाव की चाहत में हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्लोगन टीवी।
वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।